नमस्कार साथियों। मध्यकालीन भारत के वैकल्पिक विषय से संबंधित क्विज में आप सभी का स्वागत है। यह इस क्विज का पहला सीज़न है और मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी। इस सीज़न को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपीएससी 2022-23 की जर्नी स्टार्ट करने के लिए सीरियस हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी कुम्बैट, जो एवरी संडे आयोजित होता है। इसमें भाग लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इनरोल्ड होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें। अनअकैडमी 2022-23 के लिए स्पेशली 1 सितंबर से बैच स्टार्ट करने वाला है, जहां आपको मैनी एक्सपर्ट्स की टीम पढ़ाने वाली है और अभी 28 अगस्त तक इस पर कुछ ऑफ़र भी चले हुए हैं। देखिए, अभी अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 28 अगस्त से पहले, जो फीस आपको 51,750 में पड़नी थी वो छूट के बाद 49,680 रुपये में पड़ेगी। और 2 साल का जो एश्योर प्रोग्राम है जिसकी फ़ीस 74,790 रुपये में है, अगर आप उसे 28 अगस्त से पहले लेते हैं तो वो आपको 71,798 रुपये में पड़ने वाला है। आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं यूपीएससी मास्टर रेफरल कोड के साथ। अनअकैडमी आपके लिए मेंटरशिप डे भी लेकर आया है, जो आपको सीएससी जर्नी के लिए पर्सनल मेंटर अवेलेबल कराता है। ये सुविधा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। जल्दी कीजिए बच्चों, अगर आप सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर तो आप जो है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी जर्नी को अनअकैडमी के साथ आसान बनाइए। इस सीज़न का पहला प्रश्न है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन 1, बाबर ने अपनी आत्मकथा में मेवाड़ तथा विजयनगर राज्यों का उल्लेख किया है। बी, बाबर के अनुसार उसने भेरा के किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया। या सी, बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की। या फिर डी, पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि को धारण किया। बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल यूपीएससी के अकॉर्डिंग है। देखिए, व्याख्या में आप देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें 5 मुस्लिम शासकों का उल्लेख किया है। पहला बंगाल, दूसरा दिल्ली, तीसरा मालवा, चौथा गुजरात और 5वां बहमनी। जबकि 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है, पहला मेवाड़ और दूसरा विजयनगर साम्राज्य। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में जो कथन ए दिया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1516 में बाजौर पर किया था और इसी दौरान जो है भेरा के किले को जीता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भापर भेरा को जीतने से उसने सर्वप्रथम बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया था। देखिए, इसमें भी यही मांग कर रहा है कि भेरा को किले के जीतने के लिए सर्वप्रथम उसने तोपें चलाई, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध पद्धति, तुगलमा युद्ध पद्धति और तोपखाने को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। और यहाँ जो है तुगलमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की इसका उल्लेख है, इसका मतलब ये भी ठीक है। चौथा देखिए, बाबर ने खानवा युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात जो राणा सांगा के साथ उसका हुआ था, गाजी की उपाधि धारण की थी। जबकि यहाँ गाजी की उपाधि धारण कर रहा है पानीपत के युद्ध के पश्चात। इसका मतलब कथन डी जो है वो बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर 2, खानवा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर की भारत में साम्राज्य स्थापित करने की लालसा थी। दूसरा देखिए, बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया तथा मुसलमानों पर लगने वाला तमगा नामक कर समाप्त किया। तीसरा देखिए, खानवा का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। आपको 3 कथन दिए हैं, आपको तीनों कथनों में से सही की पहचान करनी है। देखिए, सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ था मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच। कारण ये था कि बाबर अब जो है भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, जबकि सांगा भी यही चाहता था। और सांगा ने तो बाबर को इसी वजह से बुलाया था कि वो युद्ध लड़ेगा, इब्राहिम लोदी पराजित होगा और ये जो है 2 बिलियाँ लड़ेंगी, बंदर अपना फ़ायदा कर लेगा। इसी उद्देश्य से बुलाया था कि वो साम्राज्य स्थापित कर लेगा। परंतु अब बाबर के लक्ष्य बदल चुके थे। इसका मतलब ये है कि पहला कथन जो है वो बिल्कुल ठीक है।
दूसरा देखिए, बाबर ने इस युद्ध के दौरान अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया था। अतः ये भी बिल्कुल सही है ना। और मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर समाप्त किया था, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए अब तीसरा, आप देखिए खानवा का युद्ध यहाँ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिखा रहा है, जबकि बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ है। तो तीसरा कथन जो है बच्चों गलत है, पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है। आपको सही कथन की पहचान करनी है, जो है बी, 1 व 2। प्रश्न नंबर 3, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, बाबर ने घग्गरा के युद्ध में बिहार, बंगाल तथा संयुक्त अफगान की सेना को पराजित किया, ये तो सही है। बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन कराया, ये भी बिल्कुल सही है। उसने मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया, ये भी बिल्कुल सही है। मुबैयान मतलब चुटीला अंदाज होता है, जैसे इसने लिखा है, जब उसका पिता जो है कबूतरबाजी कर रहा था, गिर गया था, उसने कहा कि भाई मेरा पिता जो है मंदिर से गिरा और तीतर बन गया, मतलब इस टाइप की ये पद्य शैली है, उसका विकास इसने किया था। और चौथा देखिए, उसने रसाल ए उसज की रचना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके चारों ही कथन बिल्कुल सही हैं, जो है डी, 1, 2, 3 व 4। प्रश्न नंबर 4, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, चौसा के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की। दूसरा, हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में परास्त करके शेरशाह ने दिल्ली का शासन प्राप्त किया। तीसरा, शेरशाह ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए किया। इसकी हमको व्याख्या देखनी। देखिए, हजरत आला की उपाधि धारण की थी शेरशाह ने नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत। देखिए इस हिसाब से अगर हम कहें तो ये जो है पहला इसका बिल्कुल गलत है। देखिए कथन ये गलत हो गया। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, हजरत आला की नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए, शेरशाह ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में परास्त किया था और दिल्ली के शासन को प्राप्त किया था। इसका मतलब ये है कि कथन 2 जो है बिल्कुल सही है। शेरशाह ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सुरक्षा के लिए वहाँ रोहतासगढ़ नाम का एक किला बनवाया था, पंजाब में है, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा सही है, जो निहित है बी में। प्रश्न नंबर 5, शेरशाह कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, प्रत्येक सूबा अनेक सरकारों में बटा होता था, ये तो सही है। दूसरा देखिए, प्रत्येक सरकार को अनेक परगनों में बांटा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, मुंसिफ व मुंसिपान नामक अधिकारी का संबंध राजस्व विभाग से था, नहीं, ये एक न्यायिक अधिकारी होता था। देखिए कुल मिलाकर इसका पहला और दूसरा सही है, जो केवल बी में निहित है। आगे हम इसको व्याख्या देख लेते हैं। देखिए शेरशाह ने जो अपना संपूर्ण साम्राज्य था उसको 47 सरकारों में विभाजित किया था। प्रत्येक सूबा या इक्ता अनेक सरकारों में बटा होता था और प्रत्येक सरकार को सरगनों में बांट दिया गया था, जिसके अधिकारी सिकदार कहलाते थे। 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, एक सिकदारान, ये सैन्य अधिकारी होता था। दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिफान, ये एक न्यायिक अधिकारी होता था। पेपर में जो है, जो आपका क्वेश्चन है, इसमें मुंसिफ ए मुंसिफान का संबंध जो है वो राजस्व से जोड़ा गया है, जो गलत है, और इसी वजह से जो कथन 3 है वो गलत हुआ है। प्रश्न नंबर 6, शेरशाह कालीन भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पहला कथन है, शेरशाह की लगान व्यवस्था का स्वरूप मुख्यतः रैयतवाड़ी था, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। लगान के लिए उसने 3 प्रकार की प्रणाली अपनाई थी, बटाई, मुक्तई, जब्ती, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, शेरशाह के समय लगान जो है नकद और अनाज दोनों में वसूली आता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और इसका मतलब जो डी है ये बिल्कुल सही है। आप एक बार व्याख्या देख लीजिए। देखिए नस्क या मुक्तई शेरशाह की वित्त व्यवस्था के तहत राज्य आय का मुख्य स्रोत और भूमि पर लगने वाला कर हुआ करता था, इसे लगान भी कहा जाता था। यहाँ डायरेक्ट सिस्टम स्थापित किया गया था, राज्य जो है सीधे किसानों से टैक्स वसूलता था। 3 प्रकार की प्रणालियाँ थी, बटाई, मुक्तई और जब्ती। शेरशाह के समय नगद और जिन्स का मतलब ये है अनाज के रूप में अनाज देने की किसानों को छूट हुआ करती थी। अभी अगर आप उत्तर भारत में जाओ तो एक जिनस शब्द का प्रयोग करते हैं आम की फसल में, मतलब वो जिनस ऐसे रखते हैं कि मान लीजिए किसी व्यापारी ने आम का बाग लिया है तो उस पर जिनस रख देते हैं, भाई जिनस तुमको देनी, एक टैक्स उसको देना होता है, तो वो जो है कुछ आम कुछ मात्रा में मालिक को देता है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था वहीं से चली आ रही है। प्रश्न नंबर 7,
शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग करवाया, ये भी बिल्कुल ठीक है। और एक और इसकी व्यवस्था थी जिसको सन की डंडी कहा जाता था, तो दोनों ही व्यवस्था उस दौरान चल रही थी, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, मालगुजारी के अतिरिक्त किसानों को जरीबाना तथा महासिलाना नामक कर देने पड़ते थे, देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 2 इसके बिल्कुल सही हैं, आप एक बार व्याख्या देख लें। भूमि की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी को आधार बनाया था शेरशाह सूरी ने, जो 32 इंच का था, और इसके अलावा सन की डंडी का भी प्रयोग कराया था, जो कि मैं बात कर रहा था। दूसरा देखिए, मालगुजारी के अलावा किसानों को जरीबाना, मतलब वो था इन्वेस्टिगेशन टैक्स या सर्वेक्षण शुल्क, और जो है महासिलाना नामक कर भी देने पड़ते थे, जो क्रमशः भूमि राजस्व का 2.5% व 5% हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 8, शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, शेरशाह ने शुद्ध चांदी का दाम तथा तांबे का रुपया चलवाया था। देखिए चांदी का तो रुपया था, तांबे का दाम था, ये उल्टा कर दिया इसने, गलत है। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के काल में पद्मावत की रचना की थी, ये बिल्कुल ठीक है। उसने कन्नौज के स्थान पर शेरशाह सूर नामक नगर बसाया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 8वें का डी 2 और 3 बिल्कुल ठीक है। देखिए आप इसका व्याख्या देख लीजिए। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी, उसने पुराने सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था और तांबे का दाम, देखिए ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, शेरशाह के काल में ही जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, शेरशाह ने कन्नौज को बर्बाद करके शेरसूर नगर की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। 2, 3 ठीक है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 2, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, अकबर ने सिंहासन पर बैठने से पूर्व गजनी तथा लाहौर के सूबेदार के रूप में काम किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, उसने अबुल फजल को खान खाना की उपाधि दी, नहीं, खान खाना की उसने उपाधि दी थी बैरम खां को, तो केवल एक ठीक है जो केवल निहित है ए में। आप एक बार देख लीजिए, अकबर ने अपने बाल्यकाल में गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में काम किया था, संरक्षक बैरम खां ही था। 1556 में अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर बना लिया था और खाने खाना की उपाधि से नवाजा था, ये भी बिल्कुल ठीक है। आप प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए। दास प्रथा का अंत 1562 में बिल्कुल सही है। तीर्थ यात्रा का कर समाप्त दूसरा, ये भी बिल्कुल ठीक है 1563 में। जजिया की समाप्ति 1564 में भी बिल्कुल ठीक है। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका कथन 1 जो है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है क्विज रोचक रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।